नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया है सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के परिचय को हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी इसी में समाहित रहती है, इसलिए इसमें और थोड़ा सा जलवायु में समय लगता है। दोस्तों, इसकी 10-12 क्लासेज तो आराम से बन ही जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पूरा हो सके। तो इत्मीनान से आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है। तो चलिएगा, हमने जो शुरू किया था उसमें से लोकेशन को अपने देख चुके थे, स्थिति और विस्तार की बात अपने कर चुके थे। अभी अपने जो इनके भौतिक प्रदेश हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं। और यहाँ हमने भौतिक प्रदेश के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुरू किया था और हमने जो है इसका शुष्कतम प्रदेश है उसके विषय में हमने बात की थी। और हमने बालुका स्तूप युक्त और मुक्त प्रदेशों के विषय में बात कर ली थी। जो इनके दौरे हैं, रेत के टीले हैं, उनके प्रकार भी हमने देख लिए थे, बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब इसी क्रम में यहाँ हम थोड़ी सी ज़रूरी फैक्ट हैं, हालांकि वो पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन हम इनकी चर्चा यहाँ ही कर लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेना यहाँ पर, थार के मरुस्थल की शब्दावली। यहाँ पर कुछ एक शब्द है इम्पोर्टेंट, जहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि जो हमारे तथ्य हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएं और किसी प्रकार की कोई कमी शेष न रहे, हमारा जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो है मेरे प्यारे दोस्तों अर्घ। यहाँ पर एक शब्द आपने पढ़ा होगा, अर्घ या फिर ईर्घ। इसके विषय में अपने बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे तो हमने इसको थोड़ा सा पहले भी चर्चा की थी। एक तो होता है हमादा जो रेतीला मरुस्थल होता है, रेग जो होता है मिश्रित कंकर पत्थर वाला होता है, एक अपने अर्घ या ईर्घ नाम आता है, उसके विषय में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, पहले थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा ताकि हम बात को समझ पाएँ। वनस्पति, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वनस्पति नहीं होती, वनस्पति रहित क्षेत्र, जिसमें ये एक वनस्पति रहित क्षेत्र होता है जिसमें मंद पवन के संचलन से निर्मित, मंद पवन के संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल होता है जिसे अपने ईर्घ कहते हैं। और यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं अपने, जो जाननी जरूरी है। अर्घ का ऊपरी भाग टीला तथा दो टीलों के मध्य का भाग दोरा कहलाता है। एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम इसको एक एक करके समझेंगे। इसके लिए प्रसिद्ध जो है वो है समगांव। प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? समगांव है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईर्घ किसे कहते हैं, डायग्राम से माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये एक मरुस्थल का क्षेत्र है और जो हमने कहा मंद पवन के संचलन से उर्मिकाओं से युक्त, इस तरह का जो अपने मरुस्थल होता है उर्मिकाओं से युक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईर्घ के नाम से जानते हैं। ये जो मरुस्थल है इसे ही अपने क्या कहते हैं? ईर्घ या फिर अर्घ के नाम से जानते हैं। उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल, इसलिए ये उर्मिकाओं से युक्त होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उर्मिकाओं से युक्त, ये उर्मिकाओं से युक्त होता है।
यहाँ देखिए हमने क्या कहा, इसमें ऊपरी भाग टीला कहलाता है। ये मान लीजिए जैसे इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से ये जो क्या कहलाएंगे, ऊपरी जो है हिस्सा वो क्या कहलाता है, टीला कहलाता है। और मध्य का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, धोरा के नाम से जानते हैं, जिसमें कहते हैं ना धरती धोरा ली, है ना। तो यही है, इसमें वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। सबसे पहली बात, अर्ग या इर्ग कौन सा होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। वनस्पति नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या है दोस्तों, वहाँ पर केवल रेत ही रेत है, जिसमें उर्मिकाएँ बनी होगी। इस तरह से आपको आकृति देखने को मिलती है, उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल होता है। अब यहाँ पर टीले होते हैं, यहाँ पर केवल रेत है। आप इसमें कल्पना करके देखिएगा, जो कभी भी फिल्मों के अंदर जो सैड सॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं उसमें जो रेत की टीले होते हैं, जहाँ पर आपको केवल रेत दिखाई देती है, उसे अपने इर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कोई वनस्पति नहीं होती, यहाँ पर केवल उर्मिकाएँ हैं, रेत है, रेत के टीले ही टीले हैं। और दो टीलों के मध्य का जो भाग है वो धुरा कहलाता है। इसके लिए सम गांव जो है जैसलमेर का है। सम गांव कहाँ का है मेरे प्यारे दोस्तों, सम गांव जो है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर का जो सम गांव है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिएगा, जिस तरह से आप पहाड़ों पर पर्यटन के लिए जाते हो, पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ की लोकेशन अच्छी होती है, उसी प्रकार से सम गांव में भी जाया जाता है पर्यटन के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लोकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मूलतः रेगिस्तान आपको वही देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट था। एक और अपने यहाँ पर शब्द देख लेते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट शब्द जहाँ से प्रश्न आते हैं, उन्हीं के विषय में अपनी बात कर रहे हैं। कारवां, अगला जो हमारा शब्द है वो है कारवां, या फिर हम इसे कहेंगे गासी। तो ये कारवां या ग्यासी क्या होता है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, दो बालू का स्तूपों के मध्य का क्षेत्र, दो बालू का स्तूपों के मध्य का ये क्षेत्र होता है, या हम इसे कह सकते हैं मार्ग। विशेषता ये क्या होता है, मार्ग होता है, जहाँ से जो है लोग गुजरते थे, ऊँट गुजरते थे, है ना। इस मार्ग को हम क्या कहते हैं, कारवां या फिर गासी के नाम से जानते हैं। क्षेत्र की बजाय आप मार्ग लिखोगे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा शब्द ये रहने वाला है। तो कारवां या गासी क्या होता है, दो बालू का स्तूप है, जैसे ये इस प्रकार से, तो इनमें से निकलने का जो रास्ता है, मार्ग है, उसे अपने क्या कहते हैं, कारवां या फिर गासी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे पहाड़ों के अंदर जो है दर्रे होते हैं, निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं, उसी प्रकार से रेगिस्तान में क्या होते हैं, कारवां या गासी हुआ करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और इम्पोर्टेंट शब्दावली जो है हम उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शब्दावली हमारी आती है प्लाया झील। आपने ये नाम सुना होगा, प्लाया झील। ये क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले उसी प्रकार से जैसे हमेशा से अपना जो प्रक्रम है वो चल रहा है, वैसे ही लिखते हैं हम। वर्षा ऋतु में निर्मित, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें। और कहाँ की झीलों के विषय में बात कर रहे हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश की झीलों के विषय में बात कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी जो झीलें होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लाया झीलों के नाम से जानते हैं। इन्हें ही हम प्लाया झील कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपका मरुस्थल है, रेत की टीले हो गई, इस प्रकार से जो आपकी रेत की टीले हो गई, इतना सा टुकड़ा हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर देखिए जल भर जाने से, यहाँ पर जल भर जाने से जो अस्थायी झील बन गई। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है, अस्थायी पानी की झील है। अस्थायी पानी की झील जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्लाया झीलों के नाम से जानते हैं। तो अस्थायी झीलें जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सर्वाधिक कहाँ है, जो प्लाया झील है वो सर्वाधिक कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो मिलने वाली है वो जैसलमेर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी आपको जैसलमेर के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये सर्वाधिक जैसलमेर में होती है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शब्दों को यहाँ पर हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमारे काम आएंगे। और अगला जो हमारा शब्द है, यहाँ से दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लिख लेते हैं बजादा। एक शब्द हमारे पास में आता है बजादा। बजादा क्या है? बजादा भी उसी से जुड़ा हुआ ही शब्द है। बजादा क्या है? प्लाया के निकट, जो हमारी प्लाया झील है, प्लाया के निकट, प्लाया झील के ही निकट, प्लाया झील के निकट प्रवाहित जल द्वारा कंकर पत्थर के जमाव का क्षेत्र। हमने क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों? प्लाया के निकट ही क्या होता है? जल प्रवाह होता है। इससे कंकर पत्थर निर्मित जो एक जमाव का क्षेत्र बन जाता है उसे अपने बजादा के नाम से जानते हैं। तो वो क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। एक और शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर सारे कंसेप्ट को और अपने समझने की कोशिश करते हैं। एक और हमारे पास में शब्द आता है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो है बालसन। ये बालसन क्या होता है? आइए इसे समझते हैं। बालसन क्या है? तो बालसन क्या होगा? प्लाया, जो हमारी प्लाया झील है, प्लाया झील सूख गई है, प्लाया झील के सूखने पर निर्मित मैदान, सूखने पर निर्मित मैदान जो है वो क्या कहलाएगा? वो बालसन कहलाता है। निर्मित जो मैदान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बालसन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी आकृति रहेगी, तो यहाँ पर मान लीजिएगा जल जो है वो प्रवाहित होकर के आता है, और प्रवाहित होकर के आने से कंकर पत्थर निर्मित है। ये जो कंकर पत्थर से निर्मित जो स्थान बन जाता है वो बन जाता है बजादा। बजादा कौन सा होता है? कंकर पत्थर वाला स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? कंकर पत्थर वाला होता है, जो जल प्रवाह के साथ में आता है। और फिर जब ये मान लीजिएगा सूख जाएगा, ये सूखने पर क्या बन जाती है? सूखने पर प्लाया ही क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। प्लाया जो है वो सूखने पर क्या कहलाती है? बालसन के नाम से जानी जाती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक और हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपसे परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, खड़ीन। कि हम खड़ीन किसे कहते हैं दोस्तों? खड़ीन ये भी बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। प्रवाहित वर्षा जल, जो वर्षा का जल है, प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के रूप में संरक्षित करना क्या कहलाता है? खड़ीन कहलाता है। खड़ीन के लिए जो कुलधरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुलधरा गांव, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। कुलधरा गांव, कुलधरा जो गांव है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है जैसलमेर में। कुलधरा गांव कहाँ है? जैसलमेर में है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जाता है कि 15वीं जो शताब्दी है, 15वीं शताब्दी के आपको लगभग 500 से भी ज़्यादा खड़ीन आपको मिलेंगी। खड़ीन के लिए जाना जाता है, तो इसे अपने क्या कहते हैं? खड़ीन के नाम से जानते हैं। खड़ीन जो है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है मेरे प्यारे दोस्तों। और इनके लिए जो विशेषता व्यक्ति जाने जाते हैं जिन्होंने मेहनत की थी वो है पालीवाल ब्राह्मण। उनका इनोवेशन अपने कह सकते हैं। देखिएगा क्या हुआ, रेगिस्तान में जो जल है उसको एक जगह रोक करके उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जैसे ही जल तो सूख जाएगा, लेकिन वो जो भूमि रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो वहाँ पर खेती की जाती है। और ये मान के चलिएगा यहाँ पर रबी की फसल भी ली जाती है। यहाँ पर आपको रबी की फसल भी मिल जाएगी दोस्तों। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खड़ीन जो है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर के उत्तर में ही आपको देखने को मिलती है दोस्तों।
तो ये हमने देखा खड़ीन क्या होती है। कुछ एक और शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे यहाँ पर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट शब्द है वो है रन, या फिर हम कहें टाट। रन या टाट, ये क्या होता है? यहाँ से भी आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। रन या टाट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, मरुस्थल में लवणीय व दलदली भूमि, या झील कह सकते हैं, झील को रन कहते हैं। क्या कहा हमने? मरुस्थल में या लवणीय या फिर जो दलदली झील होगी उसे हम रन कहते हैं। और ये कोई बहुत उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, ये कम उपजाऊ क्षेत्र होगा। क्योंकि कम उपजाऊ किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्या हो गए? देखिए लवण हो गए, इसलिए ये एक कम उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता है। ये आपको याद रखने हैं। रन, प्रमुख रन की अगर आप बात करें तो रन में आपको मिलेगा ताल छापर। ताल छापर कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ताल छापर है चूरू के अंदर। इसी तरह से आपसे और पूछा जाए पनिहारी कहाँ है? पनिहारी भी चूरू में भी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए फलोदी, तो फलोदी आप जानते होंगे कहाँ पर रह गया? फलोदी रह गया जोधपुर में, यहाँ है। इसके अलावा बाप भी क्या है? रन है, जो कि जोधपुर में है। बाप रन कहाँ है? जोधपुर में है। बाकरी जैसलमेर में है। पोखरन भी तो यही है ना, पोखरन में तो लिखा हुआ भी है। पोखरन कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? जैसलमेर में है, जहाँ पर आपको ये याद होगा परमाणु परीक्षण भी किए गए थे। तो इसे हम रन कहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? रन। तो बाप भी एक रन है। ये सारे के सारे रन के प्रकार हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और इम्पोर्टेंट शब्दावलियों को अपने देखते हैं। इसके बाद में जो हमारी इम्पोर्टेंट शब्दावली आती है वो है आकल। असल में ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हो आप, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है? तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है। आकल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आकल तो एक गांव का नाम है। वुड मने क्या हो गया? लकड़ी हो गई। और फॉसिल मने क्या हो गया? जीवाश्म। फॉसिल मने जीवाश्म। और पार्क मने क्या हो गया? उद्यान। एक ऐसा उद्यान है आकल गांव में बना हुआ लकड़ी के जीवाश्म वाला उद्यान जो है उसे अपने आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ? जैसलमेर में है। और पीछे हमने देखा भी था, यहाँ पर समुद्र में मिलने वाली जो वनस्पतियाँ हैं वो लकड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क है। ये किस समय का है? ये जुरासिक काल का है। कौन से काल का है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जुरासिक काल का समय इसका माना जाता है, उस समय का है। और इसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष भी आपको कहाँ मिलेंगे? यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जो आकलवुड फॉसिल के पार्क जो हमारा जैसलमेर में है वहाँ पर है और हमें यहाँ इसके याद रखनी है। एक और शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं वो है धरियन। कौन सा लिखा हमने? धरियन। धरियन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो धरियन क्या होता है? गतिशील स्थानांतरित जो बालुका स्तूप होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं गतिशील या स्थानांतरित बालुका स्तूप। गतिशील या स्थानांतरित जो बालुका स्तूप है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जो है धरियन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक लोग जो हैं वहाँ पर स्थानीय भाषा में जो लहरदार बालुका स्तूप है उन्हें धोरे भी कह देते हैं। जैसा हमने शुरू में देखा था, सम वाले क्षेत्र में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शब्दावलियों को हम देख लेते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जल पट्टी है और ये जल पट्टी असल में भूगर्भीय जल पट्टी है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूगर्भीय
जल पट्टी एक भूगर्भीय जल पट्टी है और ये कहाँ से कहाँ तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक स्थान तो आप ले लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पोखरण। ये हमारा पोखरण हो गया। पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में है ये, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी जो लंबाई है हम कह सकते हैं 60 किलोमीटर लंबी ये एक जल पट्टी है, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्य है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जल पट्टी है सरस्वती नदी का भूमिगत अवशेष माना जाता है। सरस्वती नदी का भूमिगत अवशेष जो है इसे माना जाता है। तो एक ये है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। ये हमारी लाठी सीरीज है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सर्दियों में जो मावठ होती है, मावठ के कारण यहाँ पर देखिए वर्षा होती है, और वर्षा होने से मावठ यहाँ पर खूब होती है। और मावठ से जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है, यहाँ पर एक घास उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेवण घास कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेवण घास कहते हैं। इसे लिलोण भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, हम लिलोण के नाम से भी जानते हैं। और यहीं जो आपका एक नलकूप है जिसको हम क्या कहते हैं, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, जिसे हम थार का गढ़ा भी कहते हैं, थार का गढ़ा भी कहते हैं। तो ये पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्य पाई जाने वाली एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जो कि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का ही भूमिगत अवशेष है। यहाँ देखिएगा सारी जगह खारा पानी आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हैंडपंप लगा हुआ है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं, उससे मीठा जल निकलता है। इसी आधार पर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है किसी न किसी नदी का अवशेष रहा होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। कई बार वो ऐसा पूछ लेता है कि चांदन नलकूप कहाँ है, किस लिए जाना जाता है, कैसे भी पूछे तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल ही लोगे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हमारा शब्द बनता है वो है नखलिस्तान। कौन सा रह गया मेरे प्यारे दोस्तों, नखलिस्तान, या इसे हम कह सकते हैं मरुद्यान, नखलिस्तान या मरुद्यान। तो ये नखलिस्तान या मरुद्यान क्या होता है, इसे ओएसिस भी कह सकते हैं अपने। ओएसिस भी कहते हैं। इसमें देखिए लिखना है आपको, मरुस्थलीय, नखलिस्तान क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, जल बेसिन पाए जाते हैं, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसके चारों ओर जो है हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। अब देखो क्या है ये, क्या कहा हमने, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर कोई जल का स्रोत पाया गया, जल बेसिन पाया गया, तो जल है तो वहाँ के आसपास जो है बहुत अच्छी हरियाली विकसित हो जाती है, या यूँ कहें कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो क्षेत्र है हमें देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो उस जगह को ही हम क्या मानते हैं, नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। एक और शब्द यहाँ का इम्पोर्टेंट है, वो है पीवणा। तो ये पीवणा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पीवणा क्या है, पीवणा क्या है, तो पीवणा है सांप की प्रजाति। असल में ये क्या है, सांप की एक प्रजाति है जिसे अपने पीवणा कहते हैं दोस्तों, पीवणा कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है, ये जैसलमेर में होता है। और ऐसा कहा जाता है कि रात में कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो वहाँ पर जो है ये सांसों को पी जाता है, पीने के कारण ही अपने इसको पीवणा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दावलियों को हम देखते हैं। इसके बाद में एक और शब्द आता है हमारे पास में, रेगिस्तान का मार्च, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, रेगिस्तान का मार्च, क्योंकि मरुस्थलीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रेगिस्तान का मार्च क्या है, मरुस्थल का बढ़ना,
मरुस्थल का बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो है इसकी दिशा। इसकी दिशा है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। और ये सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? तो ये आपको याद रखना है हरियाणा में। सर्वाधिक का आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? हरियाणा जो है वो इसके सबसे ज़्यादा है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है बरखान का। हमने कहा था ना, बरखान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खतरनाक माना जाता है क्योंकि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ता रहता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा खतरनाक ज़्यादा मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये उम्मीद है मुझे कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। एक और बात आप यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं। एक शब्द आता है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसे अपने थार का मरुस्थल कहते हैं। ये देखिए किस किस में है, कौन कौन से क्षेत्र में है? इंडिया में है और पाकिस्तान में है। इंडिया में ये 85% है और पाकिस्तान में जो है ये 15% है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना है। अगर हम भारत की बात करें कौन कौन से राज्यों में ये रह गया, तो ये राजस्थान में है, ये हरियाणा में है, ये गुजरात में है और ये पंजाब में है। 4 राज्य जो हैं इससे जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये शब्दावली जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमने जो पढ़ा पूरी तरह से हमने इस वाले अभी पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है मरुस्थलीय प्रदेश जो था, शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश था, उसकी चर्चा हमने अच्छे से कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग पर हम आते हैं जिसके विषय में हमें चर्चा करनी है। और दूसरा जो हमारा मरुस्थल का ही भाग है, दूसरा भाग था हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल, जहाँ से आपसे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इधर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 50 तो अरावली के अंदर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर की वर्षा का जो बीच का जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क में आता है। और इस अर्धशुष्क को भी अपने 4 भागों में बांटते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, यहाँ मैप में ही हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही छोटा सा ये हमारा टॉपिक रह गया। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, नक्शे पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जैसा भी बन रहा है थोड़ी सी बात हमें समझ में आने की है। तो ये अरावली रहेगी। इस अरावली से इधर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, पश्चिम का जो हिस्सा है, उसी से हमारा सारा का सारा ताल्लुक़ है जिसके विषय में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर ये जो शुष्क मरुस्थल था इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसको थोड़ा ऊपर भी ले लीजिएगा। है ना, ये 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कई बार 50 नहीं हो तो फिर 40 को देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अरावली और इसके बीच की रेखा है, जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से कर लेना। इतनी चर्चा करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हम तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 हमारा आता है। एक तो कौन सा आ गया, घग्गर बेसिन। एक तो कौन सा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, घग्गर बेसिन। दूसरा जो हमारा भाग आ गया वो आ गया शेखावाटी, इसको अपने शेखावाटी अंतः प्रवाह का क्षेत्र भी कह सकते हैं, ताकि यहीं इस शब्द को लिख लीजिएगा, समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद में एक हमारा जो क्षेत्र आता है 3 नंबर, 3 नंबर आ गया हमारा नागौरी उच्च भूमि। कौन सा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, नागौरी उच्च भूमि है जिसके विषय में हमें पढ़ना है। और एक हमारा चौथा ये जो भाग आ गया, ये आ गया लूणी बेसिन। ये कौन सा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, लूणी बेसिन आ गया। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है और इन चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो अपने कर रहे हैं, इसमें जो आ गया वो आ गया हमारा गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो वाला रह गया, जिसके विषय में अपनी बात कर रहे थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखनी है, काठी या फिर बग्गी शब्द आता है, जो यहाँ घग्गर नदी के लिए, पाट के लिए, इस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। काठी या बग्गी क्या है, ये चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होती है।
ये चिकनी या उपजाऊ मिट्टी है जो यहाँ पर मिलती है। यहाँ विशेषता याद करने के लिए हमारे पास में इतना ही है। यहाँ दूसरे भाग के अंदर अगर हम आते हैं, दूसरे भाग के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़नी है, शेखावटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र, एक तो ये बांगर में आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जोहड़। जोहड़ क्या होते हैं? प्राकृतिक पानी के कच्चे कुएं होते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे सर। सर क्या होते हैं? तालाब होते हैं। मानसून जब आता है तो फिर तालाब बन जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम सर के नाम से जानते हैं। एक आता है बीड़। बीड़ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? चारावाह की जो भूमि है उसे अपनी बीड़ के नाम से जानते हैं। तो जोहड़ क्या हो गया? प्राकृतिक पानी के कच्चे कुएं होते हैं। अधः स्तर वाले कच्चे कुएं कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। शेखावटी में है। सर यहाँ पर जो है मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, सर तालाब के लिए आता। तो इसलिए आपको राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के गांव और शहरों के नाम बहुत सारे मिल जाएंगे। बरम सर, दांदू सर, है ना, अर्जुन सर। तो सर का मतलब वहाँ पर कभी न कभी कोई तालाब था। अर्जुन नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर जा कर के घर बसाया होगा, इसीलिए वो क्या हो गया? अर्जुन सर हो गया। तो इसी प्रकार से दांदू सर है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के नाम मिलेंगे, सबके आगे सर लिखा हुआ मिलता है। तो सर उसी तालाब से आप संबंधित करके याद कर सकते हैं। तो बीड़ जो है चारागाह भूमि को कहते हैं। ये झुंझुनू में आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, तीसरा जो हमारा आता है क्षेत्र वो है नागौरी उच्च भूमि। ये हमारी नागौरी उच्च भूमि है तीसरा। और यहाँ जो आपको याद रखना है, जो खारे पानी की झील है, जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील जो मैक्सिमम है वो आपको यहीं देखने को मिली, इसी एरिया में आपको देखने को मिलती है। और एक यहाँ पर है कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी इसलिए है, कुबड़ पट्टी जो रह गई आपके नागौर से लेकर के अजमेर तक जो है आपको कुबड़ पट्टी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड है, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लोग कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। फिर ये हमारा चौथा और अंतिम एरिया आता है, जिसे हमने क्या कहा? लूणी बेसिन कहा दोस्तों। तो लूणी नदी इस प्रकार से निकलती है, इसमें जालोर तक जो आता है उसे अपने नेहड़ रन के नाम से जानते हैं, और बाकी जो रह गया उसे रेल या नाड़ा कहते हैं। एक एक चीज़ को हम समझेंगे भी दोस्तों। एक बार थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें देखना है। तो यहाँ पर जालोर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जालोर को आपको विशेषता याद रखना है। जालोर जो है गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ बेसिन, और इसी में ही नेहड़ रन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एसएसटी की क्लास आज आपकी ओर नहीं हो पाएगी, कल से आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। और हाँ, 27 को एग्ज़ाम है, इसलिए अभी अपने 27 आरएस का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं। जैसे 27 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपने जो क्लासेज को भी बढ़ा देंगे, टाइम भी बढ़ा देंगे, और मैटर भी आपका बढ़ जाएगा दोस्तों। बाकी जो कई बार बच्चे कहते रहते हैं कि पीपीटी से करवा दो सर, तो ये जो समझने वाला है, एक दो टॉपिक हैं जिनको अपने इसी तरह से करेंगे, बाकी तो जल्दी हो जाएगा। पीपीटी के माध्यम से अपने उसको करने की कोशिश करेंगे, नोट्स भी साथ साथ बनाते ही रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।